निवेदक म्हणून, अँकर म्हणून जेव्हा कुठल्याही कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत असतो तेव्हा प्रमुख पाहुणे किंवा प्रमुख अतिथी जे असतात त्यांचा परिचय आपण वेगळा कसा करून देऊ शकू हा एक नेहमी मनात विचार असतो आणि ऑब्व्हियसली त्याच्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. जे इतरांना माहिती आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं आपण काय सांगू शकू किंवा त्या व्यक्तीला आपल्याबद्दल नेमकं काय सांगितलेलं आवडेल हा एक विचार असतो. एक उदाहरण सांगते शहजादजी की JRD टाटांना जर कोणी म्हटलं की भारताच्या उद्योग जगतामध्ये यांनी खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे, आर्थिक समृद्धीकडे नेलं आहे, तर त्यांना तेवढा आनंद वाटायचा नाही, ते ऐकून घ्यायचे सगळे चुपचाप. पण त्यांना जर कोणी असं म्हटलं की टाटानं फार सुंदर विमान चालवतात तर ते एकदम खुश व्हायचे. मी प्रयत्न केला आहे तुमचा आज परिचय लिहिताना मी काही वेगळं सांगू शकेन याचा. त्यांना भाषणाला आमंत्रित करण्यापूर्वी त्यांचा अगदी 2 शब्दांमध्ये परिचय करून देते. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, पेशे से वकील और पूना के गौरव श्री शहजाद पूनावाला. तकाजा है वक्त का तूफा से जूझो, तकाजा है वक्त का तूफा से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे. राजनीति यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम है. यह विश्वास लेकर राजनीति के तूफान में खुद को झोंक देने वाले श्री शहजाद पूनावाला बड़ी बेबाकी से सभी विषय पर अपने विचार रखते हैं. मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों से सभा को संबोधित करें. मंच पर उपस्थित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष शरद कुंटे जी, विशेष संवाद केंद्र के अध्यक्ष अभय कुलकर्णी जी, DES के सचिव जो अभी मुझे शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, धनंजय कुलकर्णी जी, वसुंधरा जी जिन्होंने स्टेज के संचालन को बखूबी संभाला है, नितिन देशपांडे जी, इस प्रतिष्ठित अवार्ड को पाने वाले तमाम विजेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभागृह में भी नाना जी, रवि जी, जोग जी, मेरे मित्र मनोज पोचट जी, आदित्य पिट्टी जी और पुणे से आए हुए प्रबुद्ध जनता. आज पुणे से ही निकला हुआ, आपके बीच से ही निकला हुआ आप ही का लड़का, आप लोगों ने मुझे इस ऐतिहासिक स्थल पर, जिसे मैं राष्ट्रवादी और प्रगतिशील सोच की एक आस्था के केंद्र के रूप में और तीर्थ स्थल के रूप में देखता हूँ, यहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया. इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ. यहाँ की ईंट ईंट में इतिहास भी है और यहाँ के जन जन और कण कण में विश्वास भी है और आत्मविश्वास भी है. और यही आज सबके भाषणों से, सबके बातों से निकल कर आया है. 10-11 साल पहले मैं भी फर्गसन कॉलेज रोड के चक्कर काटता था, FC रोड, और सुबह हम लोग 7 बजे 8 बजे हमारी क्लास होती थी, तो सुबह 7:30 बजे लगभग क्लास से पहले हम लोग कैफ़े गुड लक में बन मस्का और चाय का आनंद उठाते थे. फिर 2-3 लेक्चर समाप्त होते थे और 11 बजे तक, जैसे मनोज जी जाते होंगे अक्सर, वैशाली में जाकर मैसूर मसाला डोसा और फिल्टर कॉफ़ी खा लेते थे. फिर लाइब्रेरी में कुछ देर थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद जब 3-4 बजे बहुत तेज़ी से भूख लगती थी तो जोशी वड़े वाले के पास जाकर वड़ा पाव खाते थे. और मुझे याद है कि उस समय पर भी, आज भी है, पर FC रोड और JM रोड 1 वे होता था, अभी फिर से 1 वे कर दिया है. बीच में एक्सपेरिमेंट चल रहा था 2 वे करने का. तो उस समय पर भी हम लोग अपनी बाइक होती थी, मोटर बाइक होती थी, और इन्हीं बिजी सड़कों पर ये मोटर बाइक बनाम पेडेस्ट्रियन बनाम गाड़ी बनाम बस की कुश्ती चलती रहती थी. आज 10-11 साल के बाद जब मैं वापस यहाँ पर लौट कर आ रहा हूँ, अपनों के बीच में वापस आपने मुझे आमंत्रित किया है, तो इन्हीं बिजी सड़कों के भीतर और अंदर
आज शिवाजी नगर का मेट्रो स्टेशन, जो दुनिया का एक ऐतिहासिक और भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाने का काम किया है, और जिस प्रकार से वो पीसीएमसी को सिविल कोर्ट तक जोड़ रहा है, उसी प्रकार से ये शिवाजी नगर का मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, एक तरीके से हमारी प्रगतिशील इंजीनियरिंग और आधुनिक मॉडर्न इंजीनियरिंग को पुणेरी कल्चर और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से भी जोड़ने का काम कर रहा है। और ये 10-11 सालों में आपने बदलाव आपके सामने देखा। अभी भी सड़कों पर बाइकों की कुश्ती तो चल ही रही है, परंतु कम से कम ये एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आपने देखा है, और ये मुझे भी नज़र आ रहा है। ये बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, रेफॉर्मेशन, चेंज, ये प्रकृति का नियम तो है ही, परंतु पिछले 9-10 वर्षों में अगर आप देखें तो ये एक प्रकार से वास्तविकता में भी तब्दील होता आपको नजर आ रहा होगा। पिछले 9-10 वर्षों में, जो अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन पर लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात को रखा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, हर क्षेत्र में किस प्रकार से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करना है, इसका उन्होंने एक लंबा खाका लाल किले की प्राचीर से रखा। और हर क्षेत्र में अगर आप देखें, हर एरिया में अगर आप देखें, तो ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। जब आपका बेटा पूना से दिल्ली की ओर चला था, तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। आज आपने जब मुझे आमंत्रित किया है अपने बीच में फिर से, तो वही भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर आई है। और जब 5वें स्थान पर आई है, तो हमने 5वें स्थान में आते हुए जिस देश को पछाड़ा है, उस देश ने हम पर 200 साल तक हुकूमत की, और उस हुकूमत, उस गुलामी के कालखंड से सबसे पहले और सबसे प्रखर आवाज जो निकली, वो इसी क्षेत्र, इसी शहर और इसी कैंपस में बसने वाले हॉस्टल के कमरे से निकली। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, बदलाव तो ऐसा हो रहा है कि उसी देश ने, जिसने 200 साल तक हम पर गुलामी की बेड़ियों से हमें जकड़ कर रखा, आज उसी देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आजादी के अमृत काल में एक भारतीय मूल का व्यक्ति तो है ही, परंतु उसके नाम में भी और उसके नारे में भी सनातन का परिचय लगातार मिलता जाता है। और इसीलिए जब वो मोरारी बापू के सत्संग में बैठता है, तो वो कहता है कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक सनातनी हिंदू के रूप में आया हूं। जय सिया राम। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये संयोग का और प्रयोग का दोनों का असर है कि सनातन आज केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ता जा रहा है। बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन और भी हुए हैं। जब आपका बेटा यहां से गया दिल्ली, तब इंटरनेट की पेनिट्रेशन मात्र 30% थी। जब मैं लौट कर आया तो इंटरनेट की पेनिट्रेशन 85% हो गई है। जब मैं दिल्ली गया था पुणे से, तब 1 GB इंटरनेट का, डेटा का, जिस पर आप लोग वायरल वीडियोस भी देखते हैं, ट्वीट भी पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्फी जावेद की रील्स भी देखते हैं, वो 1 GB डेटा 300 रुपया प्रति GB होता था। जब मैं लौट कर आया हूं तो 1 GB डेटा की कीमत मात्र 8-9 रुपए हो चुकी है। जब मैं दिल्ली गया था, तब इस देश में मात्र कुछ हजार किलोमीटर तक ही ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ था। जब मैं लौट कर आया हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की वजह से एक विस्तृत डिजिटल सेतु ऐसा बिछा है कि गांवों को
शहरों तक जोड़ने वाला 6 लाख किलोमीटर का एक डिजिटल नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तृत जाल बिछा दिया गया है। जब मैं दिल्ली की तरफ गया था तब आपको याद होगा कि कुछ करोड़ हाथों में मोबाइल फोन हुआ करते थे। जब मैं दिल्ली से लौटकर आपके बीच में, अपनों के बीच में आया हूं, तो 121 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर और 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर इस भारत में आज उपस्थित हैं। जब मैं गया था तो मोबाइल बनाने वाली मात्र 2 फैक्ट्री थी। जब मैं आया हूं तो मोबाइल बनाने वाली 200 फैक्ट्री है, और एप्पल, आईफोन और सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री अगर कहीं पर है तो वो भारत में है। और भारत, जब मैं गया था तब मोबाइल इंपोर्ट करते थे क्योंकि इतने मोबाइल फोन बनते नहीं थे। आज वही भारत, जब मैं पुणे में वापस आया हूं, तब वो भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे पायदान पर है, और इस वर्ष हम $10 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह भारत की उपलब्धि है, यह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो भारत में जिस प्रकार से एक बदलाव हुआ है, यह आपके सामने है। आपको याद होगा कि कुछ लोग यूपीआई का मजाक उड़ाते थे। आज कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने मोबाइल फोन से डिजिटल पेमेंट ना की हो? कोई सभागृह में ऐसा व्यक्ति है क्या मौजूद जिसने कभी भी कोई भी एक भी ट्रांजैक्शन डिजिटल फोन से, अपने डिजिटल बैंक पेमेंट से नहीं की हो? भारत में जो यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाते थे लोग, आज वही भारत है जहां पर एक वर्ष में, कान खोल के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष में 7,500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रति वर्ष होते हैं। मतलब प्रति सेकंड, जितने समय में ये बोल रहा हूं, 2000 यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। दुनिया का 40% ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट वो भारत में, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में जो कनेक्टिविटी है, भारत में जो टेक्नोलॉजी है, भारत में जो मोबाइल फोन्स की अब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, और भारत में जो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल डिजिटल इंटरनेट कनेक्शन घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचा है, इससे केवल इंडिया का नहीं, भारत का भी लाभ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 9 वर्षों में बदलाव, इसको समझना पड़ेगा। ये तब्दीली, ये रेफॉर्मेशन, ये परफॉर्मेंस और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और कई लोगों को याद होगा, यहां पर कई हमारे सीनियर साथी बैठे हैं। मुझे मेरी मां बोलती थी, जब मैं 2002, 3, 4 की बात कर रहा हूं, तो उस समय पर इंटरनेट हम लोग जब इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर कुछ यंग लोग होंगे, उनको तो शायद कल्पना भी नहीं होगी, हम लोग लैंडलाइन से वो कनेक्ट होता था, VSNL का कनेक्शन, उसकी पहली घंटी बजती थी, फिर वो कनेक्ट होता था, फिर 15 मिनट होते थे तो माँ चिल्लाते हुए आती थी, कितना यूज़ करेंगे इंटरनेट, बिल लंबा चौड़ा आ जाएगा। ये दिन हुआ करते थे। फिर माँ बोलती थी, चलो अब इंटरनेट से हटो और जाके ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो। तो हम लाइन में खड़े, जाके ये कागज़ ले आना है, जाओ खड़े रहो, तो हम किसी और लाइन में खड़े। पिछले 9 वर्षों में जो हम लोग इन लाइन खड़े रहते थे, मोदी जी के आने के बाद इन लाइन वाले सब ऑनलाइन हो चुके हैं, और अब जो भी काम है वो एट ए क्लिक ऑफ अ बटन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है 9 वर्षों का। ये हमको समझना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आगे जो मैं बातें रखने वाला हूं आपको इसके बारे में समझ में आएगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन और भी हुए हैं। पहले इस देश में 2G और जीजाजी के स्कैम इंडिया की बात होती थी, आजकल 5G और 6G और स्टार्टअप इंडिया की बात होती है। पहले इस देश में डायनेस्टी इंडिया की बात होती थी, आजकल डिजिटल इंडिया की बात होती है। पहले इस देश में तुष्टिकरण इंडिया की बात होती थी, आजकल टेक्नोलॉजी इंडिया की बात होती है। पहले DBT का अर्थ होता था डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, आजकल DBT का मतलब बन चुका है डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर, जिसके माध्यम से जब 30 लाख करोड़ गरीबों के खातों में जमा होते हैं तो कोई भी लुटेरा पंजा उसमें से 85% नहीं खा पाता है। मतलब 1 रुपया जब हमारे देश के प्रधान सेवक बेचते हैं तो 1 रुपया ही किसी के खाते में जमा होता है। यह भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये सारी चीजें इसलिए हुई है क्योंकि एक नया युग, एक डिजिटल एज, आज उसमें हम लोगों ने प्रवेश किया। अच्छा, डिजिटल एज में प्रवेश करते करते और भी कुछ बदलाव मानसिक तौर पर हम लोगों ने देखे। पहले हमारे जो पावर कॉरिडोर्स थे वो बड़े क्लोज्ड पावर कॉरिडोर्स थे। हम तो लोकतंत्र हमेशा से 47 से हम लोकतंत्र ही रहे, परंतु वो एक रिस्ट्रिक्टेड लोकतंत्र की तरह था। मतलब प्रधानमंत्री बनेगा तो वो किसी प्रमुख परिवार से बनेगा। आजकल प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसी परिवार से नहीं, बल्कि इस देश का चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भी 8-9 वर्षों में ये अंतर आया है। पद्मा अवार्ड पहले भी दिए जाते थे, अब वो किसको मिलते थे, कैसे मिलते थे, क्यों मिलते थे। आज पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं तो प्रभाकर मांडे जी को भी दिया जाता है और परशुराम खुणे जी को भी दिया जाता है। उनके भी टैलेंट को, उनकी भी मेरिट को और उनके भी ग्रास रूट कार्यों को रिकॉग्नाइज करने का काम आज पद्मा अवार्ड से हो रहा है। और पहले ऐसे भी राष्ट्रपति बनते थे जो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर कर देते थे। आज राष्ट्रपति बनते हैं तो देश के शोषित वंचित आदिवासी समाज से हमारे देश की बेटी, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में जब बनती है तो सामाजिक न्याय का संदेश पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारत ही कर रहा है। तो आपने अगर देखा होगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो भी बदलाव, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं पावर कॉरिडोर का प्रेसिडेंट टू पीपल्स प्रेसिडेंट, पावर कॉरिडोर और परिवार का प्रधानमंत्री टू पीपल्स प्रधानमंत्री, पावर कॉरिडोर में लॉबिंग करने वाला पद्मा अवार्ड टू पीपल्स पद्मा अवार्ड। और इसी प्रकार से डिजिटल युग के आने के बाद पावर कॉरिडोर में चलने वाली मीडिया का भी ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से पीपल्स मीडिया के रूप में हो रहा है, यह भी आपको आज समझ में आएगा। देखिए, मैंने जो आपको 9-10 साल की जो बदलाव की वर्बल इंस्टाग्राम रील दिखाई है, इसके पीछे एक ट्रेंड को आप नोटिस कीजिए। अभी हैशटैग वो लगता है ना ट्रेंड, ट्रेंड क्या है इन चेंजेस का, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का ट्रेंड क्या है, इसका मूल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो भी बदलाव हुआ है, जो भी मैंने आपको गिनाया, मेरे दिल्ली जाने के पर्यंत और यहां पर आने के बाद, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस में अगर आप एक ट्रेंड नोटिस करेंगे तो सभी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन सरलता और समावेशी विकास की ओर जा रहे हैं। मतलब कि सिंप्लिसिटी एंड इंक्लूसिव, इसकी ओर बढ़ने वाला सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटाइजेशन की ओर जा रहा है। और ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन पीपल सेंट्रिक है। अब देख लीजिए, जो भी मैंने आपको उदाहरण गिनाए हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप निचोड़ को देखेंगे तो ये पीपल सेंट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये सरलता को बढ़ावा देता है, ये इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देता है और ये लोकतांत्रिक स्पिरिट को बढ़ावा देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 8-9 वर्षों में डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के युग में, मीडिया में भी लगातार आप देख सकते हैं। परिवार का जो एक समय पर माउथपीस हुआ करता था, आज परिवार का माउथपीस नहीं बल्कि मीडिया पीपल्स वॉचडॉग बनकर आज उभरने की श्रेणी में आ चुका है। मीडिया को समझने के लिए 2 कालखंड में उनको बांटना पड़ेगा। एक है प्री इंडिपेंडेंस, 1947 से पहले का मीडिया, और एक है 1947 के बाद का मीडिया।
1947 से पहले का जो मीडिया था, जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने जिस प्रकार से केसरी और मराठा शुरू किया था, या ऐसे कई ऐसे अखबार जो निकलते थे, कई ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म जो बने थे, वो सारे अखबार या सारे प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो वो राष्ट्रवादी सोच लेकर चलते थे, क्रांतिकारी सोच और भावना लेकर चलते थे, जन आकांक्षाओं का वो एक प्रकार से प्रतिबिंब बनकर काम करते थे, और जन चेतना को जागृत करना और लोगों के बीच में सकारात्मक सामूहिक चेतना को जागरण करते हुए उसको एक्शन की तरफ ले जाने का काम प्री 1947 मीडिया करता था। आप कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, राष्ट्रवादी सोच उसमें होती थी और लोगों को प्रेरित करती थी कि गुलामी के इस शासन को, इसका प्रतिकार करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए आप किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज होइए, आप उठिए और लड़िए और आवाज बनिए। यह इस प्रकार का स्वरूप प्री 1947 मीडिया का था। परंतु पोस्ट 1947 के मीडिया का मुझे लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने के बदले वो सत्ता के परपेचुएशन और सत्ता के प्रेजर्वेशन का एक हथियार बनकर रह गया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ हद तक इस प्रकार से मीडिया का स्वरूप पोस्ट 1947 बना था, जहां पर वो जन चेतना और जन आंदोलन को जागृत करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार के ही एक आवाज की तरह ज्यादा प्रमुखता से काम करता था। वो कोई वॉचडॉग की तरह नहीं, हालांकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये उसी कालखंड में जो लिखते थे उन्हीं के शब्द है, वॉचडॉग की तरह कम और लैपडॉग की तरह ज्यादा काम करता था। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ की बात कर रहा हूं। और किस प्रकार से सत्ता की आलोचना करने के बदले परिवार की भक्ति में ज्यादा लगा रहता था, इसके कई उदाहरण आपको पोस्ट 1947 के मीडिया का एनालिसिस करने पर मिल जाएंगे, और इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी था कि मीडिया की जो ओनरशिप थी, मीडिया का जो संचालन करने वाले लोग थे, वो केवल एक मुट्ठी भर या पंजे भर के लोग थे। आप लोगों को पंजे भर का नहीं मतलब समझा, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बुरी बात यह है कि अगर मतलब था तो आप समझे नहीं। तो एक मुट्ठी भर लोग इस मीडिया को कंट्रोल करते थे। वो संपन्न परिवार या संपन्न थॉट प्रोसेस से आते थे, वो अपने आप को समाज का एलिट मानते थे, और ये समाज के एलिट का सत्ता के एलिट के साथ एक बहुत ही कोजी गठबंधन था, अलायंस था। बहुत कन्वीनियंट इन्होंने एक गठबंधन बनाकर रखा था, और इस गठबंधन के चलते वो एक दूसरे की नीड्स को सर्व करते थे। जनता की नीड को कोई सर्व नहीं करता था। वो पोस्ट 1947 की जो मीडिया थी, उस मीडिया के केंद्र में शासन और परिवार था, ना कि नागरिक और देश। और इसीलिए बहुत लंबे समय तक, अगर आप देखेंगे भी उस समय के कालखंड और बहुत हाल ही तक, ये 2014 के पूर्व भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे पत्रकार और ऐसे चैनल्स थे जो बहुत ही सैनिटाइज्ड, कंट्रोल्ड और कमिटेड मीडिया के नाम पर काम करते थे। कुछ लोग कैबिनेट की केवल रिपोर्टिंग नहीं, फोन पर कैबिनेट तय भी करते थे। कैबिनेट में कौन होगा, कैबिनेट में कौन नहीं होगा, इसकी रिपोर्टिंग के अलावा इसके ऊपर उनकी व्यक्तिगत राय क्या है और कैसे किसको कौन सा मंत्रालय देना है, इसकी लंबी चौड़ी ऑडियो वीडियो कॉन्वर्सेशंस भी बाहर आई है। तो बड़ा ही इंसेंसियस, जिसको कहते हैं रिलेशनशिप था, बड़ा ही कोजी महागठबंधन था। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, टुगेदर वी डोंट केयर अबाउट द जनताज बैक। ये एक रिलेशनशिप था, और वो लोग कंट्रोल करते थे मीडिया को। नैरेटिव क्या होगा, क्या बोलना है, कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, कैसे नैरेटिव को चेंज करना है। और इसके लिए उनको भी पुरस्कार कई सारे मिले। जो मैं पीछे उल्लेख कर रहा था, वैसे उनको भी पुरस्कृत किया गया। हाँ, उनको
देवर्षि नारद पुरस्कार शायद नहीं मिला होगा, उनको उस समय की जो सरकारें पुरस्कार कंट्रोल करती थी वो पुरस्कार उनको बहुत सारे मिले, आज भी उनके पास वो पुरस्कार है। परंतु इस मीडिया को मैं कहता हूं, टर्मिनोलॉजी के अब आजकल हम लोग टाइम में हैं, बहुत इजीली लेबल लगा दिए जाते हैं, लेबल चेंज भी किए जाते हैं, नए नए लेबल भी अपनाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जोड़ी मीडिया था, जोड़ी मीडिया। आजकल गोदी मीडिया बोलते हैं, पर ये अपनी जोड़ी मीडिया को भूल जाते हैं। ये जोड़ी की तरह चलती थी, जहां सत्ता होती थी वो जोड़ी बनाकर हाथ में हाथ डालकर वो सत्ता के साथ चलती थी। सत्ता की आलोचना एक आध कोई कर ले, और अगर वो कर ले तो उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त भी किया जाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं, खासकर इमरजेंसी के कालखंड में तो कई सारे उदाहरण हैं। एक आध तो आपको याद होगा, बीजी वर्गीस को किस प्रकार से नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था, संजय गांधी के खिलाफ शायद लिखा था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में पहली बार ये जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, जिस प्रकार से आज डिजिटल मीडिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव गांव घर घर तक पहुंच चुकी है, इसके वजह से आज जो है एक रिक्लेमेशन शुरू हुआ है। मीडिया में एक रिक्लेमेशन का दौर इस प्रकार से शुरू हुआ है कि जो पावर एलिट्स और पावर कॉरिडोर में चलने वाला मीडिया था, आज पहली बार परिवार के मीडिया से हटकर पीपल्स मीडिया के रूप में उभरने लगा है। क्योंकि आज जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को कोई 3, 4, 5 लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। आज आप देखिए, कोई स्टोरी ब्रेक करनी है तो यह जरूरी नहीं है कि स्टोरी पहले कोई टीवी चैनल पर ब्रेक हो या किसी अखबार में ब्रेक हो। आजकल तो स्टोरी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, उस पर भी कुछ लोग एक ट्वीट डाल के, एक पोस्ट डाल के तुरंत स्टोरी ब्रेक कर देते हैं। और वो स्टोरी केवल किसी एक छोटे से नगर या छोटे से शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रहती। स्टोरी ब्रेक करने वाला पुणे में क्यों ना बैठा हो, उसकी स्टोरी का असर पेंसिल्वेनिया तक दिखता है। अब तो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही नहीं बची, क्योंकि डिजिटल सेतु बन चुका है। तो आज कोई भी स्टोरी ब्रेक कर सकता है, और कहां पर भी वो बैठा हो, जहां कहीं बैठा हो, उसकी स्टोरी का इंपैक्ट केवल उसके इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी स्टोरी का इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी मिट गया। एडिटोरियल फिल्टर के नाम पर एडिटोरियल सब्जुगेशन जो किया जाता था, एडिटोरियल कंट्रोल जो किया जाता था, उसको भी एक प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया है। आज जिस व्यक्ति के हाथ में भी एक मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, इसमें कैमरा है और सोशल मीडिया है, तो आज वो व्यक्ति भी एक नागरिक पत्रकार अर्थात सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में आज जर्नलिस्ट बन चुका है। इसका मतलब जो पत्रकारिता का एक पूरा का पूरा एवेन्यू या स्पेस कुछ चंद लोगों तक सीमित था, आज हर व्यक्ति एक आत्मनिर्भर पत्रकार बन चुका है। तो यह भी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 8-9 वर्षों में हुआ है। और इसीलिए जब कुछ लोग कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग इधर है, हम गिर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, मेरा केवल उनसे यह सवाल है कि जब प्रेस का कंट्रोल कुछ 10 परिवारों तक सीमित था, तब हम प्रेस फ्रीडम के चरम सीमा पर थे। और आज जब प्रेस का कंट्रोल 140 करोड़ की जनता के हाथों में है, तो हम उसी प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में नीचे के पायदान में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अपने हाथों से जो कंट्रोल छूटता जा रहा है, इसकी कुंठा में हो सकता है वो देश को ही कहीं ना कहीं प्रेस फ्रीडम में ये खत्म हो रहा है देश, ये हो सकता है कह रहे हैं। परंतु ये फैक्चुअल बात नहीं। फैक्चुअली आप देखिए और सोचिए और कल्पना कीजिए, क्या पॉसिबल है कि कोई भी स्टोरी किसी से छिप सके, कोई भी घटनाक्रम अगर हुआ हो तो किसी से छिपाई जा सके, और इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है। अब सोचिए कि किस प्रकार का इंपैक्ट आज न्यूज इंडस्ट्री पर हो रहा है, क्योंकि मेरा प्रमुख जो मुद्दा बोलने का है वो इसी विषय पर है। सोचना मत मैं मीडिया को यहां पर लेक्चर देने आ गया, मुझे मेरा सब्जेक्ट ही ये रखा है कीनोट स्पीच का। मीडिया के ऊपर अब जो डिजिटल और सोशल मीडिया का युग है, उसके 3-4 मैं आपको उदाहरण बताता हूं।
पहले याद होगा कि हम लोग पेपर के लिए रुकते थे सुबह कि पेपर आएगा, हम न्यूज़ पढ़ेंगे, या कोई एकदम शुरुआती दौर में जब टीवी चैनल्स नए नए शुरू हुए थे, प्राइवेट चैनल खासकर, डीडी के अलावा जब पहला दूसरा चैनल एनडीटीवी और स्टार ये सब आया था, तो हफ्ते में एक दिन एक प्रोग्राम आता था जो पूरे हफ्ते की, पूरे सप्ताह की न्यूज़ को राउंड अप करके देता था। तो मतलब मंडे की कोई न्यूज़ होगी और संडे को ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब उस संडे को ब्रॉडकास्ट होगा, तो मंडे की न्यूज़ आप संडे को देखते थे रात को, ट्यूसडे की न्यूज़ आप संडे को देख रहे थे, वेडनेसडे की न्यूज़ आप संडे को देख रहे थे। आपको न्यूज़ सर्व की जाती थी और आप न्यूज़ के लिए रुके रहते थे। जैसे रेस्टोरेंट में हम लोग रुकते हैं ना, हमारे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आएगा, वैसे न्यूज़ आता था। आज न्यूज़ सर्व नहीं किया जाता है, आज न्यूज़ को सर्च किया जाता है। आज जनता के हाथ में जो आ चुका है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इसके चलते अब कोई अखबार के लिए पहली न्यूज़ पढ़ने हाँ, कुछ लोग अभी भी ट्रेडिशनलिस्ट है, कुछ लोग जो एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं, ऑपेड पढ़ना चाहते हैं, या जो सुबह के कार्यक्रमों को बिना पेपर हाथ में लिए आरंभ ही नहीं कर सकते, मतलब चाय पीने का, आप लोग कुछ भी समझ लेते हो, चाय पीने के लिए उनको हाथ में पेपर चाहिए, तो वो लोगों के लिए आज भी पेपर वो एक चार्म रखता है। पर आज के युग में कोई पेपर में ही कोई खबर पढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी बचा है। वो सारे अपनी अपनी मतलब की न्यूज़ उसको या तो उनके प्रिफर्ड वेब पेजेस, वेबसाइट्स पे मिल रही है, या सोशल मीडिया पर मिल रही है, या व्हाट्सएप जिंदाबाद है, व्हाट्सएप पे ही पता चल जाता है। कई बार तो हमें हमारे ही पार्टी और सरकार की खबरें बाद में ऑफिशियली पता चलती है, पहले कोई व्हाट्सएप कर देता है, मनोज जी जैसा व्हाट्सएप कर देता है, भाई साहब आपके साथ ये होने वाला है। तो ऐसा भी है। तो ये युग बदल चुका है। तो पहले न्यूज़ सर्व होती थी, आज न्यूज़ सर्च होती है। न्यूज़ की खोज में लोग लगे रहते हैं, न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ देख लेते हैं, तुरंत ब्रेक न्यूज़ होती है। पहले न्यूज़ में एक आइडिया या एक थॉट डोमिनेटिंग होता था और एक ही थॉट के हिसाब से सारे न्यूज़ एक नैरेटिव बनाते थे। आज कंपटीशन ऑफ आइडियाज़ हो चुका है, क्योंकि आज किसी का एडिटोरियल कंट्रोल बचा नहीं है। अब चलिए मान लीजिए कि क्योंकि हमारे साथ चैनल में काम करने वाले साथी है, उनका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। एडिटर उनसे कहेगा कि आपको इस पे स्टोरी करनी है, या जो एडिटोरियल बोर्ड है वो स्टोरी तय करेगा, उसी की खोज में पत्रकार निकलेगा, उसके वो फैक्ट्स इकट्ठा करेगा, रिएक्शन इकट्ठा करेगा, स्टोरी को कंपाइल करेगा, एडिटर पढ़ेगा, उसको एडिट करके वो स्टोरी ऑन एयर होगी या पेपर में आएगी। उसमें एडिटर अपने विवेक के हिसाब से, या अलग अलग लेवल के जो लोग हैं अपने विवेक के हिसाब से उसमें फिल्टरेशन प्रोसेस करेंगे। कुछ फिल्टरेशन प्रोसेस सही होता है, करना भी होता है, अनिवार्य भी होता है। कुछ फिल्टरेशन प्रोसेस वेस्टेड इंटरेस्ट से ड्रिवन होता है। पर आज तो ये कुछ बचा नहीं। मान लीजिए आशुतोष जी को एक बहुत बड़ी खबर मिली। आशुतोष जी तो खुद ही अपने एडिटर है, खुद ही प्रधान संपादक है, वो अपने आत्मनिर्भर है वो। उन्होंने उसको वेरीफाई किया अपने लेवल पे और उसको ट्वीट कर दिया। उनको किसी की रोक या परमिशन की इजाजत नहीं है। तो आज जो जर्नलिज्म है वो और फ्री हो चुकी है और ओपन हो चुकी है, और एक कंपटीशन ऑफ आइडियाज आज संभव है, क्योंकि कोई भी आइडिया को रिस्ट्रिक्ट करने का अब कोई तरीका बचा नहीं है। तीसरी बात, जो प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स भी है, जब तक उनका प्रेजेंस सोशल मीडिया पर नहीं है, तब तक चाहे वो कितना ही बड़ा अखबार या कितना ही बड़ा चैनल क्यों ना हो, वो अपनी छाप आज व्यूअर्स के माइंड पे नहीं छोड़ पाता। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अखबार में भी या चैनल्स में भी होड़ ये लगी रहती है कि टीवी पर ऑन एयर हो जाए, या पत्रकार अपनी खबर जो है वो प्रिंट या वेब एडिशन में डाल दे, परंतु उसको तुरंत ट्वीट भी करवाना है, तुरंत सोशल मीडिया पर भी डालना है, तुरंत उसको एम्पलीफाई भी करना है। ये भी एक उनकी नेचर बन चुकी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। और पहले जो एक व्यवस्था थी कि ये कंटेंट कितने लोगों के बीच में कितना असर कर रहा है, उसको मापने का जो सिस्टम था वो बड़ा ओपेक था। पहले टीआरपी नाम की एक व्यवस्था थी, आजकल उसको रिप्लेस किया, परंतु टीआरपी ही गिनते हैं कि चैनल कितने देखे जाते हैं। वो ओपेक व्यवस्था है,
उसकी ज़्यादा जानकारी किसी को होती नहीं कि कहाँ वो लगा है, कहाँ वो मेजर हो रहा है, मीटर कहाँ लगा है, क्या है। कुछ एक व्यवस्था रीडरशिप की होती है, पेपर्स का देखे तो कि कितने रीडरशिप है। अब एक अखबार 5 लोगों ने पढ़ा है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क था। परंतु आज बड़ा ट्रांसपेरेंट है। आपने एक वीडियो यूट्यूब पर डाला, आपने एक ट्वीट डाला, आपने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला, आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, तुरंत आपको वहां पर लाइक्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, कितना उसको देखा जा रहा है। सीधा सीधा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट पैटर्न में, ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको कंटेंट कितना पहुंच रहा है लोगों तक, वो आपको सीधा सीधा पता चलता है। तो इसका मतलब यह है कि अब कंटेंट अगर जनता चाह रही है, सिटीजन उसको चाह रहा है, उसको प्रिफर कर रहा है, उसको लाइक कर रहा है, तो आपको सीधा सीधा अंदाजा हो जाता है कि ये कंटेंट डालने पर ये प्रतिक्रिया आ रही है और ये कंटेंट डालने पर ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे कंज्यूमर का, मेरे रीडर का, मेरे ऑडियंस का क्या टेस्ट है, क्या स्वभाव है। पहले कुछ लोग डिसाइड करते थे अनडेमोक्रेटिक फैशन में, आज ये डिसीजंस डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे डिसाइड होता है कि कितने लोग उसको स्वीकार रहे हैं। ये सारे चेंजेस सोशल मीडिया के और डिजिटल मीडिया के आने के बाद मीडिया में आप देख सकते हैं। और इसीलिए कई सारे जो लेगेसी प्लेटफॉर्म्स थे, विरासत वाली जो मीडिया के संस्थान थे, आज उनको भी कंपटीशन और compete करना पड़ रहा है नए नए मीडिया संस्थान के साथ। और कई बार लेगेसी होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद भी, वो इतना इंपैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि एक न्यूली फॉर्म्ड स्टार्टअप मीडिया चैनल कर पा रहा। तो प्लेटफॉर्म का और डिजिटल मीडिया का आज बहुत बड़ा एक प्रभाव हमें मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है, और इसको लोगों को स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में एक हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन की ओर चल रहे हैं, इसी में सभी की आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में नैरेटिव को कंट्रोल नहीं बल्कि हर प्रकार के नैरेटिव को स्वीकारने की क्षमता है। और इसीलिए आज और भी डेमोक्रेटाइजेशन, सरलीकरण, अफोर्डेबल और जन जन तक जन भावनाओं को एक प्रकार से प्रतिबिंब देने का और नागरिक को केंद्र में रखने का मीडिया तैयार होता जा रहा है। पहले परिवार और शासन की स्तुति केंद्र में थी, आज नागरिक के कंसर्न केंद्र में है। ये दोनों का अंतर हुआ है पिछले 9-10 वर्षों में, खासकर मीडिया में, आफ्टर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। और इसीलिए आने वाले युग में जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का युग है और भी बढ़ता जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है आजकल। तो एआई के एंकर आपने देखे होंगे, इनके साथ हमको डिबेट भी करना पड़ेगा। चलिए, कम से कम एआई के एंकर होंगे तो कुछ तो इंटेलिजेंस कुछ एक आध में होंगी, आर्टिफिशियल ही सही। नहीं, कई सारे पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे तरीके से भी करते हैं, और कई सारे ये मजबूर करते हैं सोचने पर कि काश आर्टिफिशियल ही सही पर इंटेलिजेंस तो होता। हो सकता है एआई के प्रवक्ता भी जल्द आ जाए, पार्टियों को उनका भी लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रवक्ता जो है तीर मार के आ रहे हैं। तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, एआई प्रवक्ता और एआई एंकर ये दोनों मिलके सिर्फ व्यूअर रियल है, बाकी सब एआई। पर ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कह रहा हूं कि अब जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस है, छोटी हो, बड़ी हो, विरासत वाली हो या ऐसे ही नई नई बनी हो, स्टार्टअप हो, इनको अपने स्ट्रक्चर पे, अपने कंटेंट पे, अपनी क्रिएटिविटी पे और अपने कंज्यूमर पे, कंज्यूमर को मैं नेगेटिव टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, कंज्यूमर मतलब सिटीजन, जो उस न्यूज़ का उपभोक्ता है, उस न्यूज़ को कंज्यूम कर रहा है, उसके ऊपर उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन चारों चीजों पर फोकस करने से, स्ट्रक्चर, कंटेंट, सिटीजन एंड क्रिएटिविटी, इस पर फोकस करने से न्यूज का नेचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और जन भावनाओं को, जन आकांक्षाओं को एक प्रकार से वॉइस देने का काम ज्यादा प्रबलता से करेगा, ना कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस मीडिया जो जन आकांक्षाओं को नहीं, जन भावनाओं को नहीं, केवल एक सेक्शन
या एक एलीट वर्ग के भावनाओं को केवल प्रकट करता था और टॉप डाउन अप्रोच होता था। अब ये बॉटम्स अप अप्रोच होगा, बॉटम से ऊपर भावनाएं, जन आकांक्षाएं कन्वे होगी और उसको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये लोकतांत्रिकरण जो हो रहा है, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है, पर इसमें एक चैलेंज भी है। इस चैलेंज का जिक्र आशुतोष ने किया, फेक न्यूज का चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि हर पुरानी व्यवस्था में हर चीज ही गलत थी। जब एक एडिटोरियल फिल्टर होता है तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, और वो अकाउंटेबिलिटी तय होती है। वो एडिटर देखता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो न्यूज़ है, क्या इसने जो 5 वाई होते हैं आपके, 5 वाइज, व्हाट, वेयर, वाई, ऐसे 5 वाइज की जो टेस्ट है उसको पूरा करता है कि नहीं करता है। क्या ये फैक्चुअल खबर है, क्या ये प्लांट करवाई जा रही है, क्या ये पेड न्यूज़ है। ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद एक एडिटर जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर है, अकाउंटेबल पोजीशन पर है, क्योंकि अगर गलती होती है तो गाज उस पर गिरनी, तो वो उसका फिल्टर लगाकर एक प्रयास ये होता है कि कोई भी गलत खबर ना जाए। 2 सही खबर जरूर छूट जाए, पर कोई गलत खबर ना जाए, क्योंकि गलत खबर से भ्रांति फैलती है और गलत खबर विस्फोट कर सकता है समाज में। तो इसीलिए वो फिल्टर लगाते थे। आज ये संभावना जरूर है कि जब हर आदमी ही एक पत्रकार बन गया है, हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है, तो उसकी फिल्टरेशन कौन करेगा? क्या वो सही खबर डाल रहा है? क्या उसने एक बेसिक टेनेट्स ऑफ जर्नलिज्म को फॉलो किया है? क्या वो उसकी खबर से देश को हित होगा या देश को हानि होगी, समाज में हित होगा या समाज में हानि होगी, समाज जुड़ेगा या समाज में बिखराव होगा? ये सारी चीजें क्या वो सोच के डाल रहा है? ये सारी चिंताओं को भी हमको देखना पड़ेगा। और इसके लिए भी आगे जाते हुए कोई ऐसे व्यवस्थाओं को हमें तैयार करना पड़ेगा जिससे कि लोकतांत्रिकरण तो हो, न्यूज का लोकतांत्रिकरण जरूर हो, परंतु न्यूज का बाजारीकरण ना, न्यूज का फेकीकरण ना, न्यूज के नाम पर झूठ ना परोसा जाए। इसके लिए भी हमें अपने आप से भी और समाज के प्रबुद्ध लोगों को मिलकर भी व्यवस्थाएं तैयार करनी होगी। हमें भी अपने भीतर कुछ एक ऐसे चीज़ों को डेवलप करना होगा कि अगर हम इस्तेमाल किसी प्लेटफॉर्म का करते हैं तो एक पत्रकार के मन में जो भाव हमेशा होता है, वो पत्रकार हमेशा अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझता है समाज का, उस पत्रकार भाव को भी हमें आजमाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। केवल पत्रकार का पावर लेकर हम ट्वीट डाल दे पर पत्रकार की जिम्मेदारी को ना समझे, पत्रकार की मनोभावना को ना समझे, पत्रकार के कर्तव्य को ना समझे, तो मुझे लगता है कि फिर दैट इज पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। और 10 साल पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी था तो देखा ही है क्या हुआ इस देश में। तो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज वेरी डेंजरस। इसलिए पावर जब आपके हाथों में पहुंचाई गई है तो अकाउंटेबिलिटी, कर्तव्य भी आपके ही हाथों में है, आपको अपने कर्तव्य को भी तय करना है। इसमें एक खतरा तो और भी दिखाई देता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया स्पेस हो रहा है, उसमें क्या ये जरूरी है कि केवल सकारात्मक लोग ही इसमें हिस्से बनेंगे? अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने पढ़ा होगा, 4 या 5 दिन या 1 हफ्ते पहले खबर आई कि किस प्रकार से चाइना भारत के अंदर डिस्कशन, डिस्कोर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, भारत के नैरेटिव को शेप करने के लिए यहां के कुछ स्टार्टअप संस्थानों का इस्तेमाल करता है, विदेशी फंडिंग के माध्यम से यहां पर उसको खड़ा करता है और उनके क्लिक से यहां की न्यूज चलती है। तो इसको शायद न्यूज क्लिक कहते हैं। चाइना के क्लिक से यहां पर न्यूज बन रही है। नेचर भी उन्होंने जैसा है उनका उसी के तरीके से नाम भी रखा, उन्होंने कोई झूठ नहीं किएगा, सच में उन्होंने नाम भी अपना दिया। कोई क्लिक करेगा हम न्यूज देंगे, कोई ट्रांसफर करेगा हम न्यूज देंगे। अब ऐसे ऐसे संस्थान भी थे जिनके अकाउंट में जैसे 38 करोड़ रुपए आए तो भाई साहब वो कहने लगे कि चाइना से तो वैक्सीन से लेकर कोविड की लड़ाई हमको सीखनी चाहिए। बताइए, कोविड के
कालखंड में जब चाइना से कोविड संभल नहीं पा रहा था, जब साइनोफार्म वैक्सीन लगातार फेल होती जा रही थी, भारत 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन और 1 वैक्सीन के योगदान में मेरे शहर और मेरे नाम का भी हिस्सा है। हालांकि मैं वो नहीं हूं, वो लोग मुझे मुफ्त वैक्सीन मांग मांग के परेशान करते थे कि वैक्सीन दिलवा दो। उन्होंने बोला मैं वो नहीं हूं। वैक्सीन केवल एक ही व्यक्ति दिलवा सकते हैं और वो है मोदी जी। कोविड वैक्सीन के कोविन वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है, 2 डोज लगा के प्रिकॉशनरी डोज भी आपको मुफ्त मिलेगी। तो ये न्यूज क्लिक ऑफ अ बटन पे न्यूज आती थी कि भारत तो लड़ाई हार गया कोविड के खिलाफ, चाइना अच्छा कर रहा है। फिर आती थी न्यूज कि देखिए किस प्रकार से भारत के लिए रफाल विमान ठीक नहीं है, भारत जो कर रहा है, भारत में व्यवस्थाएं पूरी चौपट हो चुकी है। तो भारत के खिलाफ, भारत में ही बैठे हुए लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उसका औजार का भी बनाकर उसका इस्तेमाल किया गया। यह भी एक हकीकत है। डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है तो डिमोनाइजेशन का भी प्लेटफॉर्म बना है, और इसीलिए हमें इससे भी बचना होगा। और इससे बचने के लिए, जिसको मैं कहता हूं जोड़ी मीडिया, तो मैंने आपको बता दिया 47 के बाद की ये जोड़ी मीडिया थी। ये मीडिया जिसको मैं कहता हूं सुपारी मीडिया, ये इनकी सुपारी कहीं से आती है और ये सुपारी किसी के लेते हैं, और अमूमन देश के खिलाफ ही सुपारी लेते हैं, देश को बदनाम करने के लिए ही सुपारी लेते हैं, देश के खिलाफ बोलने की ही सुपारी लेते हैं। अब आप इसकी तुलना कीजिए 1947 के पहले की मीडिया की, जहां पर आईना दिखाया जा रहा था गुलामी की मानसिकता को, जहां पर आईना दिखाया जा रहा था कि राष्ट्रवाद से कैसे ओतप्रोत होना है, जहां पर जन चेतना को जागृत किया जा रहा था, आत्मविश्वास को बढ़ाया जा रहा था। यहां पर सुपारी मीडिया के नाम पर, मैं सबका उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन लोगों का बहुत स्पेसिफिक उल्लेख कर रहा हूं, ऐसी मीडिया का राष्ट्र विरोधी चेहरा, ऐसे लोगों का कैसे वो देश की व्यवस्थाओं में आत्मविश्वास जगाने के बदले उसमें विश्वास को कम करने का, और कैसे देश के खिलाफ ही एक माहौल तैयार करने का, ताकि देश के विरोधियों को एक मौका मिले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ बोलने का, यह तैयार करने का भी यह साधन बन रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चर, कंटेंट, कंज्यूमर, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फेक न्यूज़ को फाइट करने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी, एक कर्तव्य को स्वीकारना होगा, कर्तव्य भाव को स्वीकारना होगा, पत्रकार भावना को स्वीकारना होगा। उसी प्रकार से आने वाले दिनों में मीडिया को, और जिसके बारे में यहाँ पर लगातार सभी लोगों ने उल्लेख किया, मीडिया को अपने राष्ट्रवादी कैरेक्टर और राष्ट्रवादी मिशन को नहीं छोड़ना होगा। राष्ट्रवादी कैरेक्टर और राष्ट्रवादी मिशन जो लेकर 1947 से पहले हम चले थे मीडिया में, उसी भाव के राष्ट्रवादी कैरेक्टर और राष्ट्रवादी मिशन की आवश्यकता आज के युग में और ज्यादा जरूरी बन जाती है, क्योंकि जितना ये डेमोक्रेटाइज होगा उतना ही ये डेमोक्रेटिक एडवांटेज का गलत इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है, और उसका काउंटर केवल और केवल एक राष्ट्रवादी कैरेक्टर और राष्ट्रवादी मिशन वाली मीडिया कर सकती है। तो इस कर्तव्य भाव को भी अपनाना पड़ेगा, नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी को भी अपनाना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। उनको तिरस्कार करने के बदले उनको समझना पड़ेगा कि ये जन भावनाओं के एक प्रतिबिंब के रूप में है, और उसको अपनाकर आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए अगर मैं कहूं मीडिया में बहुत कुछ बदलेगा आने वाले 10-15 साल में, क्या क्या और बदलेगा उसकी कल्पना हम आज कर भी नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इंडस्ट्री 4.0 में हम कहाँ चलेंगे पता भी नहीं चलेगा, किस तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होगी हम पता नहीं चलेगा। परंतु जो कैरेक्टर होता है ना, वो कभी नहीं बदलता। नाम कितने ही बदल दो, डॉट लगा दो, डॉट के बिना लगा लो, डॉट लगाते लगाते मन में जो डाउट है वो नहीं हटते। नाम में कुछ अपनाने से, अगर नाम बदलने से केवल कैरेक्टर बदलने लगता, तो मुझे लगता है फिर कल तो
गधे को घोड़ा बोल दो, वो घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ने लगेगा। और गुलाब को चाहे किसी नाम से पुकारो, वो गुलाब की खुशबू ही देता रहेगा। तो नाम नहीं, कैरेक्टर हमारा सेम होना चाहिए। और कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, और वो कैरेक्टर की आपको एक प्रकार से परिचय कराने का काम आज जो समारोह और जो पुरस्कार जिनके नाम से, जिनकी प्रेरणा से दिया जा रहा है, उनके पास से और उनसे सीखने में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आसानी है कि उनसे आप समझिए कि पत्रकारिता का मूल स्वभाव और मूल कैरेक्टर क्या होता है। मानव इतिहास के सबसे प्रमुख, प्रभावशाली और बड़े पत्रकार से ही सीखना चाहिए कि पत्रकारिता का मेन कैरेक्टर होता क्या है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में ऐसी कई फिल्में बनी, ऐसे कई व्यंग किए गए, चित्र बनाए गए कि दुनिया के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली पत्रकार, जिनका रामायण से लेकर कहां कहां उनका योगदान था, उनका उपहास मनाने का काम हो। आप अगर निकल जाइए तो जिन लोगों को कल्पना नहीं है देवर्षि नारद की, वो नारद जी का मजाक उड़ाते हैं। उनको कल्पना नहीं है कि नारद जी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, वो क्यों उनकी इतनी महानता मानी जाती है, क्यों उनको हम लोग देवर्षि मानते हैं, क्यों ऋषि मानते हैं, क्यों मुनि मानते हैं। ये वो समझने की उनके पास क्षमता नहीं बची, क्योंकि उनको एक मैसेजिंग की गई कि नारद मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर। परंतु नारद जी में मैंने जो आने वाले कई वर्षों तक पत्रकारिता को काम आएगी, ऐसे मैंने 7 सी खोजे हैं, 7 कैरेक्टर के बिंदु, 7 सीज खोजे हैं। नारद जी का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर, सी फॉर कैरेक्टर, मतलब कि हमेशा वो न्यूज़ जो थे, वो पत्रकारिता, जब मैं कहूँगा कम्युनिकेशन जब करते थे, तो वो समाज को, जन को, लोगों को और सबको जोड़ने के लिए करते थे। ये कैरेक्टर था। सी फॉर, दूसरा सी है कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के मास्टर थे। सबसे बड़ी एबिलिटी जो अगर पत्रकार में होगी 10 साल बाद भी अगर उसको रखनी है, तो सी फॉर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सी फॉर क्यूरियोसिटी, सवाल पूछते रहना, सवाल उठाते रहना, जहां पर भी जाओ सवाल खड़े करना। सी फॉर क्लैरिटी, मुझे नहीं लगता कि नारद जी से कोई ज्यादा क्लियर और स्पष्टता से बात कर सकता है, और वही क्लैरिटी आगे भी पत्रकारिता में चाहिए। सी फॉर कमिटमेंट, ये कमिटमेंट ही थी, ये कमिटमेंट ही थी कि वो मानस पुत्र ने, मैं तो उनको धरती पुत्र भी मानता हूं, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, मौका वारदात से वो रिपोर्टिंग करते थे, और एक नहीं हर लोग से रिपोर्टिंग करते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट रिपोर्टर एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एंकर, बट ऑल्सो द फर्स्ट ग्राउंड रिपोर्टर। ही वॉज द फर्स्ट, और इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। और उनकी कमिटमेंट थी, जहां स्टोरी हो रही है वहां जाते थे। ऐसा नहीं कि स्टोरी हो रही कहीं पे आपने घर से ट्वीट कर दिया और आपने क्लेम कर लिया आपने पत्रकारिता कर ली। स्टोरी के पास जाते थे, स्टोरी क्या है समझते थे, सवाल पूछते थे, क्लैरिटी के साथ उसको कम्युनिकेट करते थे। सी फॉर सिविलिटी के साथ करते थे, सी फॉर कल्चर के साथ करते थे, और आखिरी सी है सी फॉर क्रिएटिविटी के साथ करते थे। इसीलिए वीणा उनके साथ है, ये क्रिएटिविटी के साथ करते थे। इसीलिए आने वाले वर्षों में भी मीडिया का स्वरूप प्रारूप बदलता रहेगा, परंतु मीडिया के 7 सी जो हमें देवर्षि नारद जी ने दिए हैं, वो 7 सी हमेशा रहेंगे, वो 7 सी सनातन और अनंत रहेंगे। और वो 7 सी लेकर यदि हम चलते रहेंगे, तो चाहे डिजिटल युग आए या आने वाले दिनों में और कुछ युग आए, मीडिया का जो प्रमुख स्वभाव और प्रमुख जो कार्य और कर्तव्य है, वो निभाने का काम हर एक पत्रकार लगातार करता रहेगा। आप लोगों ने मुझे आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के बीच में इतने ऐतिहासिक मंच पर, ऐतिहासिक इस स्थान पर बुलाने का काम किया, और पूना से निकले हुए आप ही के बेटे को दिल्ली से वापस पूना बुलाकर अपने नाम में ही नहीं बल्कि अपनी वाणी में भी पूना का उल्लेख करने का मौका दिया। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की जय। आता
अतिशय ओघवत्या सुंदर वक्तृत्वाचा परिचय, अतिशय लॉजिकल बोलणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डिजिटल क्रांतीने किंवा तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे माध्यमांचं लोकशाहीकरण कसं झालं आहे, माध्यमं नागरिक केंद्री कशी झाली आहेत यावर विस्ताराने प्रकाश टाकला शहजाद पूनावाला यांनी. समाजातील अभिजन आणि सत्तेतले अभिजन यांच्या समीकरणामुळे कशी माध्यमं ही त्यांची मक्तेदारी झाली होती, त्यातल्या विसंगतीसुद्धा त्यांनी मांडल्या आणि विशेषतः तंत्रज्ञानाचा जो चमत्कार आहे आणि त्यामुळे जे काही बदल घडले आहे. परत एकदा शरद जोशींचा उल्लेख करावासा वाटतो. त्यांनी म्हटलं होतं की तंत्रज्ञान हा 10वा अवतार आहे आणि स्त्रीवादी चळवळींनी जेवढं काम केलेलं नाही आहे स्त्रियांसाठी तेवढं तंत्रज्ञानामुळे केलेलं आहे. आणि त्याचं उदाहरण त्यांनी सांगितलं होतं की वॉशिंग मशीन आली आणि स्त्रियांचं धुण्याचं काम गेलं, गॅस आले, शेगडी आली, डोळ्यात जो धूर जात होता फुंकणीचा तो गेला, मिक्सर आले, पाट्या वरवंट्याचं काम केलं. तर हा तंत्रज्ञान किती महत्त्वाचं आहे. आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा जो शहजादजींनी मांडला की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर. आपल्या माजी पंतप्रधानांनी एक प्रामाणिक कबुली दिली होती की 1 रुपया निघतो तेव्हा 10 पैसे पोहोचतात सामान्य माणसापर्यंत. किंवा अगदी दुष्यंतजी ने भी कहा था कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ रुका है. ते हे जाहीरीतले शुक्राचार्य काढण्याचं कामसुद्धा तंत्रज्ञानाने केलेलं आहे. बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी आपका.